और फाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन था हमारा, मुझे लिगामेंट में इंजरी हो गई थी जी मैं फिर भी मैंने टीम के साथ वार्म अप किया, पैर को प्लास्टर लगाया, नी कैप पहना, एक पेन किलर की टेबलेट ली, फिर भी मैं वार्म अप करके अंदर गया क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं खेल पाऊँ। जी उस टाइम अगर पैर दुखता हो ना किसी, मेरे ख्याल से किसी प्लेयर का पैर कटने वाला हो ना, तो भी वो अपने देश के लिए खेलना चाहे। आज के हमारे गेस्ट एक काफी मेहनती, होनहार और सेल्फ मेड इंसान हैं। भारत के कबड्डी टीम के कप्तान, एक अर्जुना अवॉर्डी दीपक निवास हुड्डा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे लिए गर्व की बात है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हो। थैंक यू सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो सर कैसे हो आप, कैसा रहा है आपके लिए अभी का पूरा समय? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए। समय तो देखो, जब स्टार्टिंग हुई कोविड-19 की तो थोड़ा मुश्किल तो आई थी, लेकिन उसको भी मैनेज किया हमने। जी बिल्कुल। और अब स्पोर्ट्स वापस शुरू हो गया है, तो कैसा लग रहा है कि एक पूरा ब्रेक हो गया था जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो अब जब स्पोर्ट्स शुरू हो रहा है, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी शुरू हो रहा है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे कोप कर रहे हो? काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सभी वेट कर रहे थे कि कभी कंपटीशन स्टार्ट हो, कोई भी हमें कबड्डी खेलने को मिले। इतने टाइम से वेट कर रहे थे हम, इतने महीनों से पहले प्रैक्टिस कर करके थक गए थे। जी घर पे लगे रहते थे, मतलब छत पे, टेरिस पे ऐसे ही लगे रहते थे क्योंकि बाहर इतना अलाउ नहीं था। धीरे धीरे बाहर हमारे रोहतक में तो पिछले 5 महीने से स्टेडियम में भी प्रैक्टिस हो रही है, जिम वगैरह सभी खुले, तो कंपटीशन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा खुशी अब कहीं खेलने जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और सर अब बात करते हैं आपके पूरी जर्नी के बारे में, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप छोटी सी उम्र से आपने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी, आप काफी मल्टीटास्क करते थे, आप खुद की पढ़ाई करते थे, बच्चों को भी पढ़ाते थे ताकि एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी आ जाए, और उसके साथ साथ कबड्डी की प्रैक्टिस भी करते थे। तो हमें बताइए कि कैसे आपका कबड्डी का जो सफर था शुरू हुआ, और कैसे सब कुछ हुआ, और कैसे आप वहां पहुंचे जहां आप आज हो। जब मैं 4 साल का तो मेरी माताजी की डेथ हो गई और 12th क्लास में स्टडी करता रहा, पिताजी भी गुजर गए। साथ के साथ मेरी सिस्टर मेरे से काफी बड़ी हैं, उनकी शादी हो रखी है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम से उनको भी घर आके रहने लगा था। उस टाइम उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनकी देखरेख भी मेरे जिम्मे ही आई कि उनको भी मुझे ही संभालना, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी उस टाइम। और घर चलाने के लिए मैं एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता था, लेकिन साथ के साथ मैंने कबड्डी खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। मैं उस टाइम से 3 बजे उठता था, 6 साढ़े 6 बजे तक प्रैक्टिस करता, फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने चला जाता क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, जल्दी जाना पड़ता था। फिर मैं दोपहर को 2-2:30 बजे आता, कई बार तो 3 भी बज जाते, वही ब्रेकफास्ट लंच वही होता। उसके बाद फिर इवनिंग प्रैक्टिस, शाम को 7:30-8 बजे आना। मेरी लाइफ में उस टाइम तकरीबन 1.5-2 साल तो ऐसा गया कि मैंने रात को डिनर करके भी प्रैक्टिस की, 2-3 घंटे स्ट्रीट लाइट में। तकरीबन 12 बजे के आसपास सोता था मैं, और बिना अलार्म के वही 2:30-3 बजे उठता था। जी तो बहुत ज्यादा रहा है। जी बिल्कुल। आप मतलब इतनी छोटी उम्र में ऐसे टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना और उस हिसाब से अपने लाइफ को शेप करना, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है कि उस बार जब आप क्लास 12 में थे, आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मैच्योरिटी थी कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने घर को चलाने के लिए सब कुछ दे दें। वो आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। तो हमने आपकी जर्नी के बारे में सुन लिया है दीपक सर, अब आप मुझे बताइए कि आपके फिटनेस का क्या राज है, क्योंकि आई थिंक कबड्डी की दुनिया में तो आप फिटनेस की मिसाल हो, तो आप क्या ऐसा फॉलो करते हो कि आप इतने फिट हो? फिटनेस देखो, मेरा एक ही रूल है कि मैं, काम तो बहुत होते हैं अकेला, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन मेरा एक रूल है कि मैं कहीं बाहर भी गया हूँ तो चाहे जल्दी आऊँ चाहे रात को आऊँ, मैं वर्कआउट करता हूँ आते ही। मुझे अच्छा ही लगता है, बिल्कुल मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ। और थोड़ा डाइट का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हेल्दी डाइट से ही हेल्दी बॉडी बनती है। तो अगर मैं फिट नहीं होगा ना तो मैं लंबा नहीं खेल सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे लगे कि दुनिया याद रखेगी, कुछ ऐसा करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ।
और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन कैसे, हम आप नॉर्मल लाइफ में अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, आप पढ़ाई करनी है, बिजनेस करनी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बस काम करते रहते हो, उसकी लोग तारीफ कर देते हैं। जी। और आपने अपना एक खुद का वेंचर भी खोला है जो कि फिटनेस और हेल्दी लाइफ के लिए है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। हाँ, मैंने डीएनएस न्यूट्रिशन करके एक तो न्यूट्रिशन के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जो डेली लाइफ में उनको गलत गाइडेंस दी जाती है। तो मैंने न्यूट्रिशन ये सप्लीमेंट्स होते हैं इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट किया। अभी हरियाणा में 2 सिटीज में किया मैंने, रोहतक और हिसार, और धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा हूँ। और एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया मैंने, डीएनएस फाउंडेशन, जिससे मैंने पूरे रोहतक के हर गांव में बच्चों को किट डिस्ट्रीब्यूट, उनके ट्रैक सूट, शूज, कबड्डी शूज, ये सब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको हेल्प मिले जो हमें नहीं मिल सकती। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो स्टेज पे बिना हेल्प के मतलब उम्मीद ही छोड़ देते हैं, वो अपना खेलना भी छोड़ देते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन सब की लाइफ ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, एंड आई एम ऑल द बेस्ट टू यू, आपका वेंचर सफल हो और आप जो ये इनिशिएटिव जो आप ले रहे हो वो काफी अच्छा जाए, क्योंकि आप इतना सोच पा रहे हो आने वाली जनरेशन के लिए, और आप क्योंकि आप उस चीज से उस मेहनत से जो परेशानियां थी आप उनसे बीत चुके हो, आप जानते हो कि कैसा लगता है, एंड यू वांट टू रिमूव दैट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ अदर्स। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट टू हियर, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑन दैट सर। या तो सर, अब आते हैं 2014 और 2016, जो 2 काफी इम्पोर्टेंट ईयर्स थे आपके करियर में। पहले जब आपने 46 या 47 पॉइंट्स लिए थे नेशनल्स में, और फिर पीकेएल का जो ऑक्शन था 2014 का, तो उस ईयर के बारे में बताइए और उस ईयर का महत्व बताइए आपकी लाइफ में। 2014 मेरी लाइफ वहीं से स्टार्ट हुई थी, मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि जनवरी 2014 21 से 24 जनवरी हमारा नेशनल चल रहा था पटना में। तो मैं वो नेशनल इतना अच्छा खेला कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। आज तक उसके बाद इतना अच्छा नेशनल नहीं खेल पाया। तो हमारे फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझे बुलाया स्टेज पे, मुझे बोला कि बेटा तेरा इंडिया टीम कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया है। मेरे लिए मतलब एक सपने जैसा था, क्योंकि मैं टारगेट ये करके गया था कि घर से कि इंडिया कैंप में जाना, बस चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे नेशनल में तुझे चोट लगे, कुछ भी हो, इतना दमदार खेलना। तो वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर जब इतना अच्छा खेला तो ऑप्शन हुआ 1-1.5 महीने बाद, प्रो कबड्डी ऑप्शन। तो उस टाइम मेरे नेशनल के खेल की वजह से मुझे सेकंड हाईएस्ट बीट लगी, 12.60 लाइक्स, 12.80 राकेश कुमार जो इंडिया टीम के कैप्टन थे उनकी लगी थी। वहीं से करियर स्टार्ट हुआ। और 2016 में मेरा पहली बार इंडिया के लिए डेब्यू हुआ। उसी साल मैंने साउथ एशियन गेम्स भी खेला और वर्ल्ड कप भी उसी साल खेला। जी, तब से अब तक खेल ही रहा हूँ इंडिया। जी बिल्कुल। और 2016 में जब आपने डेब्यू किया था और उसी ईयर इंडिया भी वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी, तो जब आप एक टीम में आते हो और उस ईयर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी नहीं खेल पाए थे फाइनल्स में, जब ईरान के अगेंस्ट इंडिया खेल रही थी, क्योंकि आप एक इंजरी से गुजर रहे थे, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप हो वहां पर, आप अपने टीम को देख रहे हो, फाइनल्स खेल रही है टीम, बट आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो? फाइनल मैच से पहले मुझे नी में इंजरी हो गई थी और ईरान के साथ हमारा फाइनल था। और इतनी ज्यादा मेहनत की हमने, क्योंकि उस कंपटीशन में हमारा वर्ल्ड कप में पहला मैच कोरिया के साथ हार गए। उसके बाद हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी फाइनल तक कि हमने किसी भी टीम के साथ मैच नहीं लगने दिया। फाइनल तक वन साइडेड चलते रहे। और फाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन था हमारा, मुझे लिगामेंट में इंजरी हो गई थी। मैं फिर भी मैंने टीम के साथ वार्म अप किया, पैर को प्लास्टर लगाया, नी कैप पहना, एक पेन किलर की टेबलेट ली, फिर भी मैं वार्म अप करके अंदर गया, क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं खेल पाऊँ। हमारे कोचेस को भी ये था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि तू खेलेगा अगर टीम को जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पैर को अच्छे से टाई अप कर, इसको बांध ले, प्लास्टर वगैरह लगा, चल अंदर। मैं वार्म अप करके फिर भी अंदर गया। ये जो एक जुनून होता है ना अपने देश के लिए, ये मैं क्या कोई भी खिलाड़ी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए इससे ज्यादा प्रायोरिटी कुछ भी नहीं होता जी। उस टाइम अगर पैर दुखता हो ना, किसी मेरे ख्याल से किसी प्लेयर का पैर कटने वाला हो ना, तो भी वो अपने देश के लिए खेलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम, अजय ठाकुर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा खेला,
और हम वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड चैंपियन बने। मुझे याद है मैं एक पैर पे नाच रहा था बहुत देर। जी जी बिल्कुल। तो दीपक मुझे ये बताइए कि जब जब ऐसा कुछ होता है कि वर्ल्ड स्टेज पे आप खेल रहे हो बट आप एक इंजरी की वजह से आप नहीं खेल सकते, तो एक मेंटली काफी अफेक्ट करता है एक एथलीट को। तो और काफी बार ऐसा भी होता है कि जो आपका रेस्ट है वो काफी एक लंबा पीरियड हो जाता है, और एक एथलीट के लिए रेस्ट करना मतलब इतने लंबे पीरियड के लिए नहीं खेल पाना काफी अफेक्ट कर सकता है मेंटली। तो कैसे एक एथलीट इससे उभर कर निकले, कैसे इसको ओवरकम करे? देखो इंजरीज है ना एक एथलीट के लिए सब मतलब आप इसको ये मत समझो कि मतलब आपके लिए कोई चैलेंज आया, ये बस एक पार्ट है। स्पोर्ट में इंजरी होना एक पार्ट है आपके लिए। आपको इंजरी होगी, जरूर होगी, बहुत ज्यादा। मुझे 2 बार ग्रोइंग टीयर हो चुका है, लिगामेंट इंजरी हो चुकी है, शोल्डर में 2-3 बार इंजरी हो चुकी है, दोनों एंकल्स मैं कभी बिना प्लास्टर लगाए नहीं खेल सकता, हमेशा पूरा साल इंजरी रहती है, हमेशा स्वेलिंग रहती है। तो ये एक पार्ट है। मुझे लिगामेंट इंजरी हुई, मैंने उसके लिए बहुत दिन रात मेहनत की, वापस नेशनल्स खेला, बहुत अच्छा खेला, मेडल लिया नेशनल्स में, फिर इंडिया कैंप में आया, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर इंडिया टीम के लिए खेले, बहुत अच्छा खेले, फिर ग्रोइंग इंजरी हुआ, फिर उसको ठीक किया मैं 3 महीने के लिए, फिर मुंबई गया और कोकिला बीनाबानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, वहीं ट्रेनिंग लेता था इसकी, फिजियोथेरेपी सब कुछ। 3-3 4-4 महीने मुंबई भी स्टे किया अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए। और अभी भी बहुत बार इंजरी होती है। तो इंजरी आपका पार्ट, आप उसके लिए समझे कि कोई बात नहीं है, मतलब एक थोड़ा सा स्ट्रगल है और जरूरी है। आप इंजरी आई और उसका बहाना लेके ये बोले कि मुझे इंजरी होगी इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं। आप इंजरी को ठीक करें। कोई भी खिलाड़ी, कितना भी दुनिया कितना बड़ा खिलाड़ी, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी, उनको भी लिगामेंट इंजरी होती बहुत बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब खेलना छोड़ देते, पूरी दुनिया देखती उनको आ जाती। तो लाइफ में कुछ भी है ना सिर्फ एक्सक्यूज होता है। मैं सभी खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहूंगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास ग्राउंड अच्छा नहीं, कोचेज नहीं, ये सब एक एक्सक्यूज होता है। या इंजरी हो गई, मैं इसलिए नहीं अच्छा हो पाया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, या मेरे पास पैसे नहीं थे, ये सब एक बहाना होता है, सिर्फ एक्सक्यूज। अगर मैं ये एक्सक्यूज देखता तो मैं बोल सकता था कि मेरे माता पिता नहीं, मुझे गाइड करने वाला नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे मतलब क्या करूं, मैं उल्टे सीधे काम करने या बेकार घूमता। ये सब एक बहाना है लाइफ में। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं बिना पैसे के। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप काम करना चाहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अभी इंडिया में इतना ज्यादा सपोर्ट है सभी के, स्पेशली एथलीट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हर गेम की लीग, आपके पास रिस्पेक्ट भी आएगी, फैमिली लाइफ भी ठीक कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। एक्सक्यूज कभी नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, उसको फेस करो, आप एक टफ मैन बनो। प्रॉब्लम आती है किसी के पास है जो उसको झेल सके। आपके अंदर वो है जज्बा, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो काबिलियत, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और काम करते रहिए। और सफलता पाने का सबसे अच्छा मंत्र ये है कि आपको देखो एक दिन में नहीं मिली, आपको एक साल में भी नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं गिव अप करना। वो एक थोड़ी सी अटकल है बस, आपको वो एक परीक्षा है बस, आपको देख रहे हैं कि आप मतलब सहन कर सकते हो। उसके बाद एकदम पर्दा हटता है सामने से और सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। जी बिल्कुल। तो मुझे आज भी आती है लाइफ के हर स्टेज में, आप और थोड़ी और ऊपर प्रोग्रेस करो तो भी आएंगी। ऐसा नहीं कि लाइफ में एक ग्राफ होता है ना, लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, तो वो स्ट्रेट हो जाता है ना तो लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे सीधा रास्ता कभी नहीं मिलेगा। लाइफ का ग्राफ भी ऊपर नीचे रहता है। आप बस चैलेंजिंग रहिए हमेशा। लाइफ इजी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। जी बिल्कुल दीपक सर, आपने सिर्फ मुझे नहीं हमारे सारे व्यूअर्स सबको एक बहुत ही बड़ी लेसन दी है। और जो भी आपने कहा है आई थिंक उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आप खुद हो, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग आप आज कप्तान हो भारत के कबड्डी टीम के। तो डेफिनेटली ये काफी मुश्किलों से आप भी गुजरे हो, बट आपके पास वो विल थी, वो पावर था कि आप सबको ओवरलुक करके, सबको ओवरकम कर आप आज सक्सेसफुल हो। तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी सीख दी है आपने हमें आज। सो थैंक यू सर। अब हम चलते हैं 2019 में, जब आप एक टीम मेंबर से
आप टीम को संभालने वाले बन गए जब आप भारत के कबड्डी टीम के कप्तान बन गए। तो एशियन गेम्स था और इंडिया काफी अच्छा कर चुकी है एशियन गेम्स में, पिछले कुछ सालों में लगातार गोल्ड ला रही है। तो जब आप कप्तान बने थे, क्या आपको कोई प्रेशर फील हो रहा था कि एक ऐसी टीम है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है इतने सालों से, और आप अब कप्तान हो, तो अब आपको भी इंडिया को गोल्ड ही जिताना है, ऐसा कोई प्रेशर था आपके ऊपर, या कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए? लास्ट ईयर 2019 में साउथ एशियन गेम्स थे जी। तो तभी हमारा टीम का सिलेक्शन होना था, ट्रायल्स वगैरह चल रही थी। ट्रायल्स होने के बाद मुझे कैप्टन डिसाइड किया गया कि दीपक है कैप्टन बनेगा। तो पहले तो एक खिलाड़ी के लिए अपने देश की जब जर्सी मिलती है इंडिया लिखी हुई, तो वो एक सपना ही पूरा होता है उसका। और फिर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में मेडल आना, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, इतने बड़े लेवल पर अपने देश का झंडा लहराना, वो जब राष्ट्रीय गान बजता है ना, जब हम गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने आप। और फिर कैप्टन बनाना देश के लिए तो बहुत ज्यादा गर्व की बात है मेरे लिए भी, हर खिलाड़ी के लिए। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं आया मुझे, क्योंकि मैं लीग में भी कैप्टन रहा हूँ। पिछले 2 साल से जयपुर पिंक पैंथर का कैप्टन रहा, उससे पहले मैं पुनेरी पल्टन का कैप्टन जी। तो प्रेशर वाली कोई बात नहीं आई मुझे मेरे सामने। क्योंकि दूसरी बात ये भी कि जब इंडिया टीम के लिए खेलते हैं तो सभी, मैं नहीं, सभी खिलाड़ी अपने देश के मान के लिए खेल रहे हैं, तो सभी को इतना ज्यादा जुनून रहता है देश के लिए अच्छा करने का, बहुत ज्यादा, सभी बहुत अच्छी तरह मिलके खेलते हैं। तो हैंडल करना इतना प्रॉब्लम नहीं, लीग में फिर भी हैंडल करना प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंडिया टीम के लिए हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम। और सभी काफी मैच्योर थे, यंग प्लेयर जरूर थे लेकिन सभी मैच्योर थे, बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने, समझा एक कैप्टन क्या होता है, वो एक कुछ उनको गाइड कर सकता है, बता सकता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। और हिस्ट्री में पहली बार साउथ एशियन गेम्स में हम इतने बड़े मार्जिन से मैच जीत गया, हर मैच फाइनल तक 28, 29, कोई 30, कोई 31 पॉइंट। नहीं तो 2016 साउथ एशियन गेम्स का फाइनल मैच हम 2 पॉइंट से जीत गए, लास्ट स्टेज पे डिसाइड हुआ। ओके, वेल एब्सोल्युटली सर, आई थिंक आप इंडिया, भारत के लिए जो आपने फैमिली के लिए तो कर ही रहे हो, बट आप भारत को भी इतनी सारी जो जीत ला कर दे रहे हो और जिस तरह से अब भारत की टीम को चला रहे हो, आई थिंक काफी गर्व की बात है हम सभी के लिए। अब हम बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग के बारे में, जो कि 2014 में शुरू हुई थी। तो पीकेएल के आने से इंडिया में क्या मतलब कबड्डी का क्या सिनेरियो चेंज हुआ? क्योंकि 2014 से पहले और 2014 के बाद से कबड्डी का क्या ट्रांसफॉर्मेशन था? ये तो कबड्डी की एक्चुअल ग्रोथ जो हुई है, आप मुझसे बातें कर रहे हैं या इतने लोग हमें जानते हैं, ये सब प्रो कबड्डी के बाद हुआ है। क्योंकि पहले एशियन गेम, वर्ल्ड कप कंपटीशन इंटरनेशनल तो होती थी, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते थे। जो टीवी पे दिखता ना, उसको ही लोग फॉलो करते हैं। जैसे क्रिकेट हमारे देश में इतना क्यों लोग पसंद करते हैं, पिछले बहुत सालों से जब छोटे छोटे थे तब से लोग टीवी पे देखते आ रहे। और क्रिकेट की आईपीएल भी, कितने आईपीएल हो चुके हैं देखो आप, शायद 14 आईपीएल हो चुके, 14 हो चुके हैं शायद जी। तब से अब तक लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो लोगो दिखता है उसी को तो पता चलेगा कि ये गेम भी है। तो जब से प्रो कबड्डी आए, लोगों ने देखा कि कबड्डी भी इतना अच्छा गेम, तो पसंद किया लोगों ने। वर्ल्ड बेस्ट गेम मैं समझता हूँ कि सभी खेलों का मिक्सचर है जी। इसमें आपको रेसलिंग भी दिखेगी, जूडो, आपको इसमें एथलेटिज्म भी दिखेगा, स्पीड, पावर, आपको सब कुछ दिखेगा। जिम्नास्ट वाले एक्शन भी, कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई नीचे से कूद रहा है, कोई पावर यूज कर रहा है, टैकल में से भी एक दूसरे ऊपर गिरते हैं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो लोगों ने इतना पसंद किया कि आज इंडिया में दूसरे नंबर पर कोई देखे जाने वाला स्पोर्ट है जी। बिल्कुल, इसकी हमारी एक्चुअल ग्रोथ वही हुई। और फिर सभी देशों में, दुनिया के 108 देशों में लाइव भी जाता है, सभी देश देख भी रहे होते हैं। तो इससे काफी ग्रोथ होगी, पूरी दुनिया भर में हमें लोग जानते हैं कि दीपक गुप्ता भी कोई है, इंडियन प्लेयर, इंडियन कैप्टन। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है स्पोर्ट में, चाहे कोई भी स्पोर्ट। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल ग्रोथ क्या है, जो रेस्पेक्ट जो मिल रही ना, जो फेम, ये बहुत अच्छा हो गया है। अभी हम कहीं भी जाएं, आईएएस आईपीएस तक के बच्चे दौड़ के आते हैं, जिनका कबड्डी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सब
और बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स दूर से पहचान लेते हैं। ये सब ग्रोथ कबड्डी की, प्रो कबड्डी के बाद हुई। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे फेडरेशन के अधिकारी श्री जनार्दन सिंह गहलोत, मशाल स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर जो ये मुहिम चलाई और आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं। हमारी लाइफ एक रेस्पेक्टेबल बनाई है सब प्रो कबड्डी। जी बिल्कुल। तो दीपक सर, ये था पूरा कबड्डी का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ द आईज ऑफ पीपल, कि लोग किस तरह से कबड्डी को देखते हैं और कैसे वो एक परसेप्शन चेंज हुआ कबड्डी प्लेयर्स की तरफ। और ये भी मुझे बताइए कि पीकेएल के आने से जो कबड्डी के जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं वो कैसे बदले, कैसे क्या लोग ज्यादा खेलने लगे स्पोर्ट को, कैसे बदला 2014 के बाद वो? देखो, एक्चुअली बात है ये कि किसी स्पोर्ट में अगर फ्यूचर अच्छा दिखेगा तो ज्यादा तो खेलेंगे। अब पहले के मुकाबले बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं। पहले जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक 4-5 गांव ही खेलते थे, अभी कोई मैं जाता हूँ तो 15-16 गांव में बच्चे खेल रहे हैं और अच्छे से खेल रहे हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप। और स्टेडियम में जैसे मैं पहले खेलता था, मैं कई सालों से रोहतक स्टेडियम में आता रहता। अब तो मैं रोहतक ही रहता हूँ पिछले 5-6 साल से। तो यहाँ मुश्किल से 8-10 बच्चे खेलते थे, अभी 85 बच्चे तो स्टेडियम में हैं। एक स्टेडियम में, दूसरे स्टेडियम में भी 40 के आसपास बच्चे। बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है और अभी क्या फ्यूचर दिख रहा है बच्चों को। जी बिल्कुल। कहने बात कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वाकई में है भी। के लिए उनको अच्छी बिड लगेगी, वो अपनी फैमिली लाइफ भी ठीक कर पाएंगे, उनका अच्छा जॉब मिलती है यहाँ पे दिखने के बाद, तो उनको रेस्पेक्ट मिलती है। सभी लोग इतना रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, प्लेटफॉर्म तो अच्छा मिला है। जी बिल्कुल। आपके जैसे रोल मॉडल्स है कबड्डी में, उसके साथ साथ जो कि और बच्चों को उत्साहित करते हैं और बोलते हैं कि आप भी आके ये स्पोर्ट टेकअप करो, तो आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन बेटर। विद दैट सर, हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो गया और हम अपना सेकंड सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है स्मैश। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखेंगे और आपको 30 सेकंड्स में उनका आंसर देना है। I am the captain of the Indian hockey team. I was the men's FIH player in 2019. Who am I? नहीं जानता। Manpreet Singh. Okay, no problem, sir. I am an Indian amateur boxer. I have 6 World Amateur Boxing Championship titles. जी बिल्कुल sir. I am an Indian shooter. I won the bronze medal in 2012. नहीं sir, Gagan Narang, you got that wrong. Yes. I hail from Tripura. I am the first. जी बिल्कुल. I am an Indian tennis player. I have won a set against Roger Federer. Who am I? नहीं पता। With Nagal. So with that we come to the end of Smash. And with that we come to the end of Smash. Thank you so much for joining us, sir. It was an absolute pleasure talking to you and especially to hear about your life. और आपने जो सीख दी थी आज हमें कि बस करते जाओ, काम करते जाओ, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब आपको सक्सेस मिलेगी। एंड दैट इज समथिंग जो मैं अपने साथ आज लेकर चलूंगी और अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूंगी। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लान्स। Thank you. Have a good day. Thank you, sir. Same to you. The very first international match of the Indian women's rugby team, they lost 35 to the Singapore team. And just a year later, they clinched the bronze medal in the Asian Rugby Championship by defeating the very same team. When we went for this first tournament in 2018, we went with this dream of winning and cup. After going there, we realized that these teams are maybe few tournaments more experienced than us.